अस्सलाम वालेकुम। अबे आवाज आ रही है सबको? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। पेपर कैसा हुआ भाई आप लोगों का? हाँ भाई, पेपर कैसा हुआ सबका? अच्छा जी। कीना। अच्छा, किसको लगता है इसका पेपर सबसे अच्छा हुआ है? अच्छा, मैं चेक करके बैठा हूँ कॉपीज। कॉपीज तो मैंने फ्राइडे को चेक कर ली थी रात में जाग के।
हेलो। अच्छा भाई, आज हमें नंबर नहीं बता रहा अभी यार। मैं जरा प्रोसीजर सोचूंगा कि कैसे आप लोगों को बताना है। मुस्लिम क्या रहा रिजल्ट? सही है यार, मतलब रिजल्ट कैसे पता चलता है कि अच्छा आया बुरा आया? भाई कुछ स्टूडेंट हैं, एक दो जिनके नंबर 7 नंबर भी हैं, 8 नंबर भी हैं, 9 भी हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 18+ भी हैं। पेपर ना आसान था, मतलब उसे मुश्किल बना दिया कुछ स्टूडेंट ने। मुझे तो पेपर भी याद नहीं है आप लोगों को क्या था। हाँ, आसान पेपर था। अब मैं आप लोगों को ना पेपर की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आज नहीं, मैं आप लोगों से मार्क्स शेयर कर दूंगा क्वेश्चन वाइज कि आपके किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं। और उसके बाद जो है वो आप अपनी कॉपी आपके पास तो मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा भाई जिस क्वेश्चन में आपके जितने नंबर हैं, तो फिर वो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपसे ज़रा पेपर डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी, कहाँ है पेपर? ये रहा। आई डोंट नो कि चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों लग जाती हैं हम लोगों को, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, लेकिन खैर, सब पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए, सबसे पहले आपको एक केस स्टडी दिया गया था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो काफ़ी आसान था। आपसे कहा गया कि एक 6 टाइल पजल है कि जिसमें पूरी सिनेरियो समझा दी गई थी कि भाई क्या सूरत हाल है, और एग्जाम्पल भी ऐसे ली गई थी कि जो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स हो ना वो ख़त्म हो जाए। तो अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर की जगह पे आपने क्या करना था, आपने कोई भी यूनिक नंबर ले लेना था 0 से 9 के दरमियान में, और फिर सॉर्टेड ऑर्डर में ये आपकी गोल स्टेट हो जाती है। ठीक है, तकरीबन सारे स्टूडेंट ने इसको सही समझा। मुझे याद तो नहीं है कि वो कौन 2-3 लोग हैं, लेकिन 2-3 लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने गोल स्टेट सही नहीं बनाई। सिर्फ ये सुन लीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं मुझे याद नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन जो ये गोल स्टेट डिजाइन करनी थी ना अपने पास, उन्होंने ये गोल स्टेट तक सही डिजाइन नहीं की। इसका मतलब है उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, और जो मैंने समझाया था वो भी नहीं सुना उन्होंने। तो गोल स्टेट क्या थी सॉर्टेड ऑर्डर में। तो 2-4 स्टूडेंट ऐसे थे, ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास, 2-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको समझ में ही नहीं आया कि गोल स्टेट कैसे डिजाइन करनी है। अब जब उनकी गोल स्टेट डिजाइन नहीं होगी तो आगे के क्वेश्चन में उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, आपको 5 नंबर में ये 4 सवाल करने थे। आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज फिल करनी थी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके वैल्यूज फिल करनी थी अपनी आईडी के हिसाब से। और ये इनिशियल स्टेट, ये गोल स्टेट, एक 1.25 मार्क्स। फिर आप आ जाएं कि इसकी पीएच डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। परफॉर्मेंस क्या हो सकती है भाई इसकी, कि कम से कम वक्त में ये आपको क्या करे, गोल स्टेट तक ले जाए। ठीक है, रूल्स को अवॉइड ना करें, मतलब जो भी चीज़ आप लिखना चाहें, लेकिन कम से कम ये लिखना ज़रूरी था कि गोल स्टेट तक पहुंचना है और मिनिमम टाइम में पहुंचना है। एनवायरनमेंट क्या है, बोर्ड है हमारे पास मौजूद है, टाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्चुएटर्स क्या है जो इसको मूव करवाएंगे, जो भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, सेंसर क्या है, तकरीबन सबने सही किया ये पार्ट। अब आ जाएं, डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकास्टिक, फुली, पार्शियली, एपिसोडिक, सीक्वेंशियल, स्टैटिक, डायनामिक, डिस्क्रीट, सिंगल, अननोन। ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक था। डिटर्मिनिस्टिक क्यों था ये इसलिए था कि जब आप मूव परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, क्योंकि सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। पार्शियली नहीं, फुली ऑब्जर्वेबल था क्योंकि पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है। एपिसोडिक नहीं, सीक्वेंशियल था क्योंकि एक सीक्वेंस के बिहाफ पे आपका आंसर आएगा। स्टैटिक डायनामिक में आप इसमें सेमी डायनामिक भी लिख सकते हैं और स्टैटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क क्यों, क्योंकि स्टैटिक इसलिए है कि बोर्ड रुका हुआ है, लेकिन सेमी डायनामिक क्यों है, क्योंकि एजेंट की परफॉर्मेंस की वजह से चेंज हो रहा है। डिस्क्रीट कंटिन्यूस में क्या है, ये डिस्क्रीट है। सिंगल मल्टी में क्या है, सिंगल है। नोन वर्सेस अननोन में क्या है, नोन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप गोल बेस भी लिख सकते थे, यूटिलिटी भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस मेजर में ये लिखा है कि कम स्पेस कम उसमें चाहिए आपको,
तो आप यहाँ यूटिलिटी लिखेंगे। अगर आपने सिर्फ ये लिखा है कि गोल पे पहुंच जाए तो गोल बेस्ड। ठीक है, तो आपके दिमाग में ना एक सिनेरियो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ आंसर ऊपर लिख दिया कुछ आंसर नीचे लिख दिया। जो ऊपर लिखा है उसी के तसलसल से आपने आंसर लिखना है। देखें, अगर आपने यहाँ लिखा है सिर्फ कि गोल पे पहुंचना जरूरी है परफॉर्मेंस में, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे गोल बेस्ड। अगर आपने यहाँ लिखा है कि गोल तक पहुंचना है और कम वक्त में पहुंचना है, तो आप फिर यूटिलिटी लिखेंगे। समझ रहे हैं? फिर आप आ जाए इधर। अब ये जो चीज थी ना, इतनी आसान कर दी थी यहाँ पर कि स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होनी ही नहीं। आवाज आ रही है सबको? अब आ गई? ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए था, इसमें आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया गया था, और लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट हैं तो हमें कंफ्यूज तो लाजमी होना है। मतलब जिस दिन हमने अपने ऊपर से स्टूडेंट का लेवल हटाया, उस दिन से हम कंफ्यूज होना खत्म कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी हम स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा कानूनी पैदाइशी हर तरह का हक है कि हमें कंफ्यूज होना चाहिए, चाहे कोई चीज सीधी सीधी सी लिखी हुई हो सामने, लेकिन हमें फिर भी कंफ्यूज होना है। ऐसा ही है ना? तो इसमें सिंपल सी बात लिखी हुई थी कि ड्रॉ डिटेल ट्री शोइंग ऑल पॉसिबल मूव्स फॉर अबव गेम टू रीच द गोल स्टेट, लेबल योर नोड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ ए। ठीक है, ये तमाम चीजें अच्छे खासे लोगों ने सही की है, ऐसा नहीं है कि गलत की हैं, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई थी कि मैक्सिमम 3 डेप्थ तक जाना है। सही है, इट्स ओके, अच्छा खासा काम किया बच्चों ने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई थी, फोर्थ पॉइंट पढ़ें कि इनिशियली जो आपने गोल स्टेट डिजाइन की थी, डेफिनेटली हमने आपके काम को कम करने के लिए, इसको 3 डेप्थ तक कर दिया। अब आपको भी पता है कि जब हमने 8 टाइल पजल पढ़ा था, तो 8 टाइल पजल में आपके पास कौन सी डेप्थ तक आंसर नहीं आता था, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आंसर आए। इसलिए हमने स्टूडेंट से क्या कहा कि बेटा आप सिर्फ 3 डेप्थ तक चले जाएं, और 3 डेप्थ पे जाके जो आपका मिसप्लेस स्टाइल जिसमें कम हो या जो ज्यादा सॉर्टेड हो, उसको आप क्या समझ लें, अपनी गोल स्टेट समझ लें। जो आपका मिसप्लेस स्टाइल कम हो या जिसमें आपके ज्यादा सॉर्टेड हो, उसको आप अपनी गोल स्टेट समझ लें। ये भी तकरीबन 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको ये पॉइंट भी समझ में नहीं आया, और इसीलिए उनके आगे के सवाल में भी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल था। अच्छा, फिर ये आ जाए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि जब कोई प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपने कर दी कि भाई इसमें इनिशियल स्टेट क्या है, गोल स्टेट, अब हर किसी की अलग हो सकती है। ठीक है, जिसने गोल प्रॉब्लम अल्फाबेटिकली के बताया तो के आ गया, किसी में के आया, किसी में जे आया, जो भी था। इनिशियल स्टेट, स्टेट स्पेस। ठीक है, अब ये जो एक सवाल है ना, ये देखें, गोल टेस्ट फॉर न्यू गोल, यहाँ क्या आना चाहिए एनीवन? ये जो फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या आना चाहिए इस जगह पे? जल्दी से बताएं, शाबाश। क्या आना चाहिए इसमें? जी, आवाज आ रही है? इसके अंदर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसके अंदर? थर्ड नोट पे, जो थर्ड नोट पे मिनिमम स्पेस, हाँ, इसका मतलब है इसके अंदर कोई अल्फाबेट आना चाहिए। इसके अंदर कोई अल्फाबेट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। आपने किसी स्टेट को नाम दिया होगा, कोई अल्फाबेट आना चाहिए। आइदर इट कुड बी के, जे, एम, एल, कुछ भी आना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत? पूरी क्लास मुझे आंसर करिए कि सही कह रहा हूँ गलत। इसके अंदर आर द एजेंट इन गोल स्टेट के अंदर वो स्टेट आनी चाहिए जिसको आपने गोल समझा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या लिखा हुआ था, खुद बताएंगे आप। बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था आर द एजेंट इन इन कंप्लीट। बहुत सारे लोगों ने लिखा था आर द एजेंट इन कंप्लीट करके कुछ लिखा हुआ था, कंप्लीट। और ये कॉपी था, एक दूसरे का कॉपी था ये चीज। क्योंकि देखें, एक बंदा इस तरह की अजीब सी अचानक से ना बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ जाए,
अफ्रीका का शहर नाइजीरिया, ये अजीब सी चीज हो जाएगी। लेकिन सबके दिमाग में अगर नाइजीरिया आएगा ना, इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ने, तकरीबन 8-10 स्टूडेंट ने यहाँ लिखा था आर द एजेंट इनकम्प्लीट। इसका मतलब है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन बात तो सही करें। जब भी आंसर सही होता है ना, जब भी आप सही काम कर रहे होते हैं तो इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप कॉमन मिस्टेक करते हैं तो आप हाईलाइट हो जाते हैं। जब भी आपकी मिस्टेक कॉमन होगी ना तो आप लोग हाईलाइट होंगे। जब भी आपकी मिस्टेक कॉमन होगी आप लोग हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा खैर, तो यहाँ पर वो नोट आनी थी जिसको आपने गोल स्टेट समझा था, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, यहाँ पूछा गया डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखें, आई डोंट नो कि आप लोगों ने, याद नहीं है मुझे किस तरह से काम किया था, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपने जो ट्री बनाई है ऊपर क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में, उसी पे डेप्थ फर्स्ट सर्च चला लेना था बस। बहुत सारे लोगों ने सही काम किया। फिर आ जाए इसके पार्ट बी में, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। अच्छा जी, क्लियरली लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में कॉस्ट का यूज होगी। बहुत सारे लोगों ने सही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो गलती की है वो बता रहा हूँ कि हमने कॉस्ट का फॉर्मूला कहाँ लिखा था। सॉरी, इसके पहले पार्ट में यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, तो कॉस्ट का फॉर्मूला ये दिया हुआ, ठीक है। nth नोट डेप्थ पोजीशन ऑफ नेप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लस लास्ट डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी प्लस 1। अब ये लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। बहुत सारे लोगों ने इसको राइट टू लेफ्ट किया हुआ है, 4-5 स्टूडेंट ने, ठीक है। अच्छा, पर ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हो गया। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च करने का तरीका होता है, या तो आप पूरी ट्री बना रहे हैं तो ट्री में आप ये लिखें कि भाई मैंने किस सीक्वेंस में कौन सी नोड ओपन की है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको ए स्टार और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च दोनों बताए थे, और ये कहा था कि जब भी आप इसको ट्री में डिजाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, वो सीक्वेंस जरूर लिखेंगे कि मुझे पता चल जाए कि किस सीक्वेंस में कौन सी नोड ओपन की है। इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन हैं, तकरीबन हैं 25 लोग, उसमें से कोई बता सकता है कि उसने सीक्वेंस लिखा हो ट्री के अंदर? किसी एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट जिन्होंने भी लिखा हो, मुझे नाम बता दें अपना। मैं कॉपी चेक कर चुका हूँ कि उन्होंने सीक्वेंस लिखा हो कि हमने किस सीक्वेंस में नोट्स को ओपन किया। किसी ने लिखा है? अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, हाँ एक ही बात है, मतलब ऑर्डर में नहीं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ये कहता है कि जिसकी मुझे जरूरत होगी मैं उसे ओपन करूंगा मिनिमम के हिसाब से। इफ यू रिमेंबर, हमने ए स्टार पढ़ते हुए नोट के साथ सर्किल बना के नंबर लिखे होते थे कि भाई पहले मैंने इसे ओपन किया है, फिर इसे ओपन किया है, फिर इसे ओपन किया है। वो क्यों लिखता था मैं? ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई सर ने इस सीक्वेंस में ओपन किया है। तो जिस स्टूडेंट ने किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया। अगेन मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट। अब अगर वो देखें तो 5 नंबर का सवाल है बस, मतलब 2.5 2.5। फिर आ जाए फोर्थ पे, और फोर्थ में तो आपको आसान सवाल था। आपने ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट करना था मिसप्लेस के हिसाब से, और फिर उसके बाद क्या करना था, उस पर ए स्टार लगाना था। यहाँ पर भी ए स्टार में आपने सीक्वेंस लिखना जरूरी था। ये बात आपको बार बार बताई गई है क्लास के अंदर कि सीक्वेंस लिखना जरूरी है। सही है। मेरे पास शीट खुली हुई है मार्क्स की, तो नंबर तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि फिर आप लोग क्लास नहीं ले पाएंगे। मतलब नंबर अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको कन्फ्यूजन ही रहेगी कि ये नंबर इतने आ गए, इतने क्यों नहीं आए, और ये वो। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नहीं भी नहीं बता सकता, सॉरी। सस्पेंस तो रखना है ना। हाईएस्ट आए 18.75 और लोएस्ट आए 7.75। ठीक है, हाईएस्ट आए 18.75 और लोएस्ट आए 7.75। हाईएस्ट मतलब 20 में से, जी 20 में से। अहमद परवेज कह रहे हैं कि असरा के नंबर आएंगे। हाँ भाई, अहमद को कैसे पता ये असरा है? बताओ बताओ।
आश्रय, नहीं ना, आश्रय नाम की खातून है क्लास में। जी। अच्छा, पूछ रहा है कि पास हो जाएंगे। वैसे आपस की बात है, ये असरा के मार्क्स ही हैं। मैं समझा शायद इन्होंने मेरा स्क्रीन देख ली है, असरा के मार्क्स ही हैं। जी। अच्छा जी। मार्क्स बता दूंगा बेटा मैं, जुम्मे को बताऊंगा, सही है। मैं आप लोगों से कॉपीज शेयर कर दूंगा, और उसके बाद जो है मैं मार्क्स पहले बता दूंगा, फिर कॉपीज शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी नहीं बता रहा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जेनेटिक एल्गोरिथम। मैंने आप सबसे एक काम कहा था, कल क्लास में पोस्ट की थी कि आप सबने ये देख के आना है। तो किस किस स्टूडेंट ने देखा है? शाबाश, सच बताइएगा। किस किस स्टूडेंट ने वो वीडियोस देखी हैं? बेटा, जब कोई काम बोला था तो आप लोगों को करना चाहिए वो काम, उसकी कोई वजह होती है। क्लास टाइमिंग में थोड़ी बोलूंगा आपको कि रात के 2 बजे नोटिफिकेशन आया है। रात के 2 बजे तो नहीं आया बेटा, मैंने तो फेसबुक पे दिन में पोस्ट कर दी थी। आप लोगों को जो काम बोलूँ वो कर लेना चाहिए, उसका कोई रीज़न होता है। चलें, खैर, आप लोगों की मर्जी है। थोड़ा मुश्किल एल्गोरिथम है ये, तो अगर आप लोग देख के आ जाते तो आराम से आप लोगों की समझ में आ जाता। अब ये एल्गोरिथम है, सर्च एल्गोरिथम ही है, लोकल का जेनेटिक एल्गोरिथम। अच्छा, जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है, वही नाम से समझ में आ जाएगा आपके इंशाल्लाह, कि देखें ये जीन्स से इंस्पायर होकर बनाया गया है। काफ़ी सारे एल्गोरिथम है आपके एआई में जो कि बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन से बनाए गए हैं, क्योंकि हमें देखें मशीनें बनानी है इंसानों की तरह, और जब इंसानों की तरह मशीनें बनानी है तो इंसानों की तरह ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली नेचर से इंस्पायर होकर बनाया गया। देयर आर मैनी एल्गोरिथम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जो कि नेचर से इंस्पायर होकर बनाए गए। उसमें एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है जेनेटिक एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरॉन्स से मिलकर बनाया गया है। ये जीन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी बेसिकली? अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बेसिक अजम्पशन को समझें तो वो ये कहता है कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती हैं। आर यू गेटिंग मी? जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड के अंदर क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है कि हमें कुछ चीज़ का आंसर ढूंढना होगा, हमें किसी चीज़ का आंसर ढूंढना होगा। नहीं बेटा, वो मशीन लर्निंग का हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है। तो वो जो आप न्यूरल नेटवर्क कह रहे हैं वो मशीन लर्निंग का चीज़ है।
ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल हाजिर है, लेकिन वो कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है। तो हमारी पहली जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि कोर्स आउटलाइन हमें बिल्कुल, मैं तो आपको क्रिकेट खेलना भी सिखा सकता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो क्लास में नहीं सिखा सकता। समझ रहे हैं आप? तो जो एक जिम्मेदारी होती है वो उसे पूरा करना होता है हमें, तो वो हमारी कोर्स आउटलाइन जो है उसे हमें फुलफिल करना होता है। तो HEC ने डिज़ाइन की हुई है और बिल्कुल सही डिज़ाइन हुई हुई है, तो हमें पहले उसे जो है वो फुलफिल करना है, और उसके बाद जो है अगर एक्स्ट्रा स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। सही है। तो इंशाल्लाह न्यूरल नेटवर्क, अगर आप मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ते हैं कभी, तो आप उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वापस आते हैं, तो देखें अजम्पशन क्या है कि भाई किसी चीज़ का आपने आंसर ढूंढना होगा, तो जिस चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे होंगे उसके कुछ आंसर आप सपोज कर लेंगे। मतलब अजम्पशन ये है कि पुराने आंसर की मदद से आप नए आंसर बनाएंगे। अभी मैं पूरी प्रॉपर नहीं बता रहा बात, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कुछ आंसर की मदद से आप न्यू आंसर जनरेट करेंगे, और उस आंसर के अंदर जो पुराने आंसर है उनकी प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप अपने आंसर को फाइंड आउट ना करें। तो जो पुराने आंसर हैं वो पेरेंट का काम करेंगे, जो नया आंसर जनरेट होगा या जो नए आंसर जनरेट होंगे वो चाइल्ड का काम करेंगे। फिर वो नए आंसर जो जनरेट होंगे उससे फिर नए आंसर बनेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बेसिकली अजम्पशन क्या है कि पेरेंट के अंदर, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारी अच्छी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो, ट्रांसफर हो। सही है, ये जरूरी नहीं है कि सारी अच्छी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो, लेकिन अजम्पशन है कि भाई अच्छी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं। तो यही सिलसिला हम आगे लेके चलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक एल्गोरिथम। मैं आपको 2-3 एल्गोरिथम के और नाम बता रहा हूँ, फिर हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे। एक जैसे एल्गोरिथम अभी हमने नाम दिया था न्यूरल नेटवर्क्स, तो ये न्यूरॉन्स से इंस्पायर होकर बनाया गया। इसी तरीके से एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है एंट कॉलोनी, एंट ANT, चींटियों को जो कहते हैं ना एंट, एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों को शायद ये फैक्ट ना पता हो कि एंट्स जो होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं। चींटियां जो होती हैं उनको दिखता नहीं है। क्या पता है आप लोगों को ये बात? अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एंड जो होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, उनको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो, हाँ मैंने एनसी में बताया था, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं बताया था। तो उनको दिखता नहीं है, तो वो रास्ता कैसे तलाश करती हैं चीज तक पहुंचने का? और रास्ता तलाश करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रास्ता तलाश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रास्ते को शॉर्टेस्ट पाथ में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एक चीज रख दें कहीं पर, तो चूटियां उस रास्ते उस पर जा रही होंगी शॉर्टेस्ट पाथ से। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है। वो फिर जब आप अगेन, जब आप कभी इस एल्गोरिथम से आपका वास्ता पड़ेगा एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन से, तो आपको पता चलेगा। तो इस पूरे सिनेरियो से इंस्पायर होके एक एल्गोरिथम बनाया गया जिसका नाम है एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है फ्लॉकिंग बर्ड, फ्लॉकिंग बर्ड, फ्लॉकिंग बर्ड। ये जो बर्ड्स फ्लॉक करती हैं, उड़ती हैं, मतलब ये जो जिस तरीके से बर्ड उड़ती हैं, सारी परिंदे जो एक साथ उड़ते हैं, ये इसके पीछे भी एक पूरी एक थ्योरी है। आपने देखा होगा कि जब भी परिंदे उड़ते हैं एक साथ, तो ये एक दूसरे पे टकराते नहीं है, एक दूसरे पे टकराते नहीं है, और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इनका जो फोकल पॉइंट होता है वो भी सेंटर होता है, बिल्कुल स्वयं इंटेलिजेंस। तो वहीं आ रहे हैं हम, ठीक है। तो फ्लॉगिंग बर्ड जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप देखें, हम लोग, मैंने हर दफ़ा मैं हर क्लास में ये बात ज़रूर करता हूँ, आप लोगों से आज कर रहा हूँ कि जब हम लोग बाइक्स वगैरह पे जा रहे होते हैं और हम लोगों को किसी जगह पे जाना होता है, तो हम हर जगह पे जाके बोलते हैं उल्टा हाथ पे ले लेना, सीधा हाथ पे ले लेना, उस तरफ ले लो, उस तरफ ले लो। हम टकराते भी रहते हैं, एक दूसरे के करीब होती रहती है, बाइक दूर होती रहती है। लेकिन परिंदे जो होते हैं वो बिल्कुल एक स्पीड से उड़ रहे होते हैं, एक फोकल पॉइंट होता है उनका, कोलिजन नहीं होता, एक दूसरे से एक डिस्टेंस से दूर रहते हैं और एक ही जगह मुड़ रहे होते हैं। क्या इनकी आपस में डिस्कशन हो रही होती है? नहीं, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ब्याफ पे भी एक एल्गोरिथम डिजाइन हुआ जिसका नाम है फ्लॉकिंग बर्ड, फ्लॉकिंग बर्ड। तो इस पूरे जितने भी 10 तरह के एल्गोरिथम है ना, फ्लॉकिंग बर्ड हुआ, एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन हुआ, या ये जेनेटिक एल्गोरिथम, इस तरह के जितने भी एल्गोरिथम है,
ये सारे एक कैटेगरी के अंदर आते हैं एआई की, वो कहलाती है स्वयं इंटेलिजेंस, जो बिलाल ने भी लिखा है, SWARM, स्वयं इंटेलिजेंस। ये बड़ा अच्छी फील्ड है स्वयं इंटेलिजेंस। सिर्फ ये एआई में नहीं है, नेटवर्किंग के अंदर भी आप स्वयं इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। सारी नेटवर्क्स एक तरह ड्रोन पे लगी हुई है, मतलब ये इस तरह की ना बहुत सारी चीजें। तो स्वयं बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑडियंस, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ सेम ग्रुप। मतलब कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है, एक जैसा काम करना। जो पेरेंट्स से चाइल्ड में प्रॉपर्टीज डिफाइन हो रही हैं। अब एक फनी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपने देखा है ना बाहर कि जब डॉग बार्क करता है तो वो जो बोरा लेके जा रहे होते हैं अफगानी, या जो भी बोरा लेके जा रहा है, उन पे बहुत ज्यादा डॉग जो होते हैं बार्क कर रहे होते हैं, बार्किंग कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? देखा तो होगा आप सबने, खासतौर पे लड़कों ने। आपने ये जो डॉग्स होते हैं, ये जितने भी अफगानी होते हैं, इन पे लाजमी वो शाउट करते हैं। ऐसा ही है, क्या रीजन है? और इतना सा भी होगा वो भी करेगा जो नया नया पैदा होगा, यस सर ऐसा क्यों? ठीक है, तो चीज अल्लाह ताला ने ना अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं तमाम चीजों में, सोचना चाहिए हम लोगों को। कभी हमने सोचा नहीं है ये बात। बिल्कुल। क्या इतने से डॉगी जो बिल्कुल छोटा सा होता है वो भी भौंक रहा होता है? क्या रीजन है उसका? हाँ बिल्कुल, ये भी मैंने ही बताया था, है ना? ये भी मैंने ही बताया था। तुम दोनों जवाब दे रहे हो, एनसी वाले जवाब दे रहे हैं। ये मेरी अजम्पशन है, मुझे किसी डॉगी ने आके नहीं बताया। ये मेरी अजम्पशन है कि वो ये समझते हैं कि बोरे में हमें डाल लेंगे, वो ये समझते हैं कि इस बोरे के अंदर वो हमें डाल के ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन, अब वो आप किसी दूर जगह पे भी ले जाके, अच्छा एक बच्चे को भेज दो उनके करीब से बैग उठा के, चाहे वो अफगानी हो या ना हो। हाँ, थ्योरी बताए राफे। राफे की थ्योरी क्या है? अब किसी बच्चे को ना आप बैग लेके दे दें, बैग, ये बैग जो है उनके करीब से गुजरवा दें, वो उस पर भी बार्क करेगा। माइक खोलूं? चलें भाई, राफे का माइक खोलते हैं। तो यार नाम ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। खोल दिया? सर जिस तरह आपने अभी ये बताया ना जीन्स का, कि वो छोटा सा कुत्ता भी भौंक रहा होता है, तो जी। इसकी एक और ये है कि अब जैसे यहाँ पे कुत्ते बिल्लियां होते हैं, यहाँ पे आप करीब से ही गुजरेंगे, बेशक उसको कुछ भी ना बोले वो भाग जाएगा फौरन डर के। लेकिन आप बाहर किसी मुल्क में जाए ना, वहाँ किसी छोटे से बिल्ली के पास भी से आप गुजरे आप कुछ भी नहीं कहेगा। बेशक के या यहाँ तक कि जो कबूतर वगैरह होते हैं वो यहाँ कितने डर रहे होते हैं, हमसे करीब तक नहीं आते। और बाहर कहीं होंगे तो वो बैठे रहेंगे वहीं के वहीं, बल्कि आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे। वो भी इस वजह से होता है कि वहां की जो नस्लों से चलते हुए आ रहे हैं ना, उनको लोगों ने कभी तंग ही नहीं किया। अब यहाँ कुत्ते बिल्लियों को इतना मारते हैं कि उनके जब नए बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो भी उनकी जीन के अंदर होता है कि वो हाँ आमतौर पे बिल्कुल, इंसानों से डर रहे होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो अगेन, अब एक ये चीज ना समझ में आने वाली है, जैसे आप अभी समझा रहे हैं और हमारी समझ में आ रही है। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना, इन चीजों से इंस्पायर होकर भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं। डेफिनेटली एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन मैंने तो नहीं बनाया, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा था। तो उसमें भी यही थ्योरी है कि अगर फर्ज करें मैं इस पे एक चीज ड्रॉ करूं, ये देखें, फर्ज करें मैं एक ऑब्स्टेकल ड्रॉ करूं और एक ना खाने की चीज यहाँ रख दूं, मीठी चीज। चूटियां देखें यहाँ से आना शुरू होंगी, ऐसे, सॉरी, चूटियां देखें यहाँ से आना शुरू होंगी, ऊपर से यहाँ से आना शुरू होंगी। जब उनको यहाँ पर, क्योंकि उनको दिख तो रहा नहीं है, वो सिर्फ खुशबू सूंघते हुए आ रही है, तो कुछ यहाँ से जाएंगी और कुछ यहाँ से जाएंगी। ठीक है, कुछ यहाँ से जाएंगी, फिर ये वापस आएंगी यहीं से जहां से गई थी, ये वापस आएंगी यहीं से। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, ये सारी चुटियां जो नई आने वाली चुटियां हैं वो सब यहीं से जा रही होंगी। शॉर्टेस्ट पाथ से जा रही होंगी, लॉन्गेस्ट पाथ से नहीं जा रही होंगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बहुत आसान सी बात है। जो ये एंड्स होती हैं, ये कुछ एक ना कोई लिक्विड तरह की कोई चीज फेंकते हुए जा रही होती हैं, और उसका असर ना जमीन पे थोड़ी देर तक रहता है। मतलब एक छुट्टी गुजरी, उसने कोई चीज यहाँ ड्रॉप की, ड्रॉप की, ड्रॉप की, ड्रॉप की, ड्रॉप की, ड्रॉप की, यहाँ से चली गई, वापस आई। इस तरीके से बहुत सारी छुट्टियां, तो जो यहाँ से छुट्टियां गुजरी और यहाँ से छुट्टियां गुजरी, डेफिनेटली जो छोटे रास्ते से चूटियां गुजरी होंगी उन्होंने ज्यादा, वहां पर ज्यादा क्वांटिटी जाएगी उस चीज की। जो बड़े रास्ते से गुजर रही होंगी वहां क्वांटिटी कम होगी। तो एक वक्त आएगा जो नई आने वाली चूटियां होंगी वो उस लिक्विड पे फॉलो करते हुए जाएंगी जहां पर ज्यादा लिक्विड होगा। तो एक वक्त आएगा कि सारी चूटियां इस रास्ते को फॉलो कर लेंगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर तक रहता है। तो पूरी इसकी एक थ्योरी है। हाँ, पूरी इसकी एक थ्योरी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा उस लिक्विड का, लेकिन इसकी एक पूरी थ्योरी है, सही है।
तो इसको भी आप देख सकते हैं। मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू चूज योर FYP एंड योर FYP पार्टनर, बल्कि आप पार्टनर तो चूज कर लिया होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें भी आप अपने कहीं ना कहीं सोचें कि भाई मैं जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए कोई काम करना चाह रहा हूँ, या मैं एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन के जरिए काम करना चाह रहा हूँ, या मैं फ्लॉकिंग बर्ड के जरिए, या मैं कोई और स्वैब इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम यूज करना चाह रहा हूँ। ये सारे एल्गोरिथम कहलाते हैं नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम। HEC की कोर्स आउटलाइन में MS लेवल पे नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम पढ़ाए जाते हैं। जब AI में आप MS कर रहे हो, नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम, उसमें यही तमाम एल्गोरिथम होते हैं। अभी मैं जेनेटिक एल्गोरिथम आपको पढ़ाऊंगा, मैं आज एक क्लास में खत्म कर दूंगा, लेकिन जब आप वहां पढ़ेंगे तो फिर आप उसकी एप्लीकेशंस प्रॉपर करेंगे। मैं यहाँ पर आपको जेनेटिक एल्गोरिथम समझाऊंगा, उसकी एक दो एग्जांपल करवाऊंगा, दैट्स इट, क्योंकि मैं और भी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जब वहां पढ़ेंगे तो एडवांस पढ़ेंगे आप कि भाई किस तरीके से इसको मजीद ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, किस तरीके से मजीद बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है चीजों में। क्लियर? तो आज जो हमारा एल्गोरिथम है वो है जेनेटिक एल्गोरिथम। आप जब भी एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास के दौरान में आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि इट्स ऑल अबाउट अजम्पशन, कि हमें अजम्पशन है कि भाई पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ सर्च मेथड इन विच मल्टीपल सर्च पाथ आर फॉलोड इन पैरेलल। मल्टीपल सर्च पाथ, इसका मतलब है अलग अलग रास्तों से आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अलग अलग स्टेप से, और फिर क्या करेंगे, जहां जहां आप खड़े हैं, मतलब जो जो आपने सपोजिशन की भी है, उसके चाइल्ड जनरेट करेंगे। और उसके चाइल्ड जनरेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उनमें से बेहतर को चूज करके, ये प्रोसीजर चलता रहेगा आपका। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका आंसर ना आए, लेकिन ये भी लोकल सर्च है। कौन सा सर्च है? लोकल सर्च। तो लोकल सर्च में अगर आंसर नहीं आता तो आप क्या करते हैं? लोकल सर्च में अगर आपका आंसर नहीं आता, क्योंकि आपके लिए लोकल सर्च के अंदर पाथ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल सर्च के लिए आपके पास पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दोबारा से कहीं शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही है ना, आप दोबारा से कहीं स्टार्ट कर देते हैं। याद आ रही है बात? वापसी तो करते हैं, वो तो हिल क्लाइंबिंग में था। लेकिन अगर आपने सिर्फ लोकल सर्च की बात करनी है, तो अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, रैंडम रीस्टार्ट कर देते हैं, पीछे कहीं जाके दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, कि यू आर नॉट आफ्टर योर पाथ, यू आर आफ्टर द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर आंसर। इज इट क्लियर? सही है बेटा? अच्छा, देखें, कॉपीज तो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोगों से मैं ये चाहता हूं, सब लोगों से, कि वेडनेसडे तक, वेडनेसडे तक, वेडनेसडे तक, क्योंकि मैं यहाँ तो एक एक करके शेयर करूंगा, सबसे बहुत टाइम लगेगा और फिर क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। वेडनेसडे तक ऐसा हो जाए कि आप लोग मुझे, पेपर चेक होगा बेटा, उस्मान नाम है मेरा, कोई पूछे तो कहना खान आया था। वेडनेसडे तक आप लोग ये कीजिए कि मुझे ईमेल कर दें, या ईमेल करें या फेसबुक पे, कहाँ सही रहेगा? ईमेल कर दें आप मुझे, तो मैं उस ईमेल के रिप्लाई में आपकी कॉपी सेंड कर दूंगा जो चेक की है मैंने, और आपके मार्क्स क्वेश्चन वाइज, ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि मैं एक्सेल की शीट सबके सामने शो नहीं कर रहा, फिर सब लोगों को तकलीफ, ठीक है। वेडनेसडे तक कर दें, रिप्लाई में वेडनेसडे को ही करूंगा, रिप्लाई में सबको वेडनेसडे को करूंगा, ठीक है। उस्मान डॉट, मैं ईमेल बताता हूँ ब्रेक के बाद, ठीक है, क्लास एंड हो रही है, बताता हूँ मैं ईमेल, ठीक है। पहले आप लोग कॉपीज देख लेंगे तो फिर अपलोड कर देंगे ना हम, ठीक है। पहले आप लोग कॉपीज देख लें, फिर अपलोड करेंगे मार्क्स।